देखो अब हमें कहना है लोधी वंश। और लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने की है। और हम क्या देखते हैं, इट इज़ अ फर्स्ट अफ़गान डिनेस्टी इन इंडिया। अफ़गानों की भारत में मुस्लिम सत्ता के दौरान 2 बार स्थापना हुई है। एक लोधी वंश जो है वो अफ़गान वंश है, दूसरा शेरशाह सूरी वाला जो वंश है वो अफ़गान वंश है। तो इस देश में 2 अफ़गान डिनेस्टी हुई हैं, बाकी सारे के सारे टर्किश थे या उधर ही के हैं लोग, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लेता। तो फर्स्ट अफ़गान डिनेस्टी इंडिया वॉज लोधी डिनेस्टी, ठीक है। अब लोधी की वंश की स्थापना किसने की? वो की है बहलोल लोधी ने। कब की? 1451 से 1489 के बीच में। और इट इज़ अ फर्स्ट अफ़गान डिनेस्टी, पहला अफ़गान वंश, ठीक। एक प्रश्न ही हो गया। दूसरा जो बहलोल में जो प्रमुख प्रश्न आता है वो ये है कि इसने जौनपुर के सरकी वंश को जीता, जो एक बहुत शक्तिशाली वंश था जिसको बहलोल हराने में कामयाब रहा। तो ये एक प्रश्न आ जाता है, ठीक है। बहलोल की एक और ख़ास बात है कि ये कभी भी ना सिंहासन पे नहीं बैठा, ये अपने सभी भाइयों और अमीरों के साथ कालीन पर बैठता है। देखो ऐसा है, वो कॉन्सेप्ट सुना था आपने, भाईजान भाभी जान, उसमें क्या है, सभी इक्वल है। और ये अफ़गानी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अब बहलोल लोधी भी क्या कर रहा है, अपने सभी भाई रिश्तेदारों के साथ में एक कारपेट पे बैठना वो पसंद कर रहा है, ना कि सिंहासन पे। होगा क्या, इससे साम्राज्य भी मजबूत रहेगा और सारे लोगों का ये सहयोग भी प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। तो ये पहला राजा है जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमेशा अपने अमीरों के साथ एक कालीन पर बैठता है। तो फाउंडर हो गया एक प्रश्न, दूसरा हो गया सिंहासन पर नहीं बैठा, तीसरा हो गया अफ़गान वंश, चौथा हो गया जौनपुर को जीता। 4 क्वेश्चन के अलावा बहलोल लोधी से और कोई प्रश्न नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका बेटा है सिकंदर लोधी। अब हमें कौन डिस्कस करना है? सिकंदर लोधी। देखो बहलोल लोधी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी राजा बनता है। इससे क्या प्रश्न आएंगे उससे पहले इसके बारे में 2-3 बातें बता दूं ताकि एक कॉन्सेप्ट बन जाए। पता है मसला ये है कि बहलोल लोधी अपने सभी अमीरों के साथ कारपेट पे बैठता है, उनको बराबरी का हक दिया हुआ है। लेकिन सिकंदर को ऐसा नहीं लगता। सिकंदर को लगता है कि मेरे पिता सुल्तान हैं तो उन्हें बिहेव लाइक सुल्तान। और इसने जैसे ही राजा बना अपने लिए ऊपर सिंहासन बनवाया है, बाकियों को नीचे बैठने की व्यवस्था की गई है। तो इसने खुद में और अमीरों में एक डिफरेंस क्रिएट किया, मतलब बताया कि सुल्तान की सत्ता क्या होती है। तो एक जो बहलोल लोधी के समय जो कि सभी लोगों की सहानुभूति इस नवनिर्मित साम्राज्य के लिए थी, वो कम से कम अब खत्म हो जाएगी, ठीक है। और सिकंदर लोधी बड़ी कट्टरता से शासन कर रहा है, तो अमीरों का एक वर्ग सिकंदर लोधी के विपरीत हो गया है। और इसी चीज़ को इब्राहिम लोधी ने और बढ़ाया आगे, जिसकी वजह से इब्राहिम लोधी का पतन हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब हमें देख लेते हैं कि सिकंदर लोधी से प्रश्न कैसे आएंगे। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था निज़ाम शाह पूछा जाता है। निज़ाम शाह, तो एक प्रश्न ये हो गया हमारा। सिकंदर लोधी का राजा बनने से पहले क्या नाम था? वास्तविक नाम है निज़ाम शाह। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यूपीएससी से लेके एसएससी और आपका पीसीएस हो गया, चाहे बीपीएससी हो गया, कुछ भी हो गया, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, हु फाउंडेड द आगरा। अच्छा, आगरा इसने स्थापना की, इसने उसकी राजधानी के तौर पर डेवलप किया। और हम क्या देखते हैं, पूरी मुगलिया सल्तनत के दौरान आगरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है, ठीक है। तो वहाँ से सारे के सारे राजनीति के निर्णय लिए जा रहे हैं, वहाँ से सब जगह हमला हो रहा है। तो आगरा डेवलप हो जाता है एक पॉलिटिकल सेंटर के तौर पे। और उसकी स्थापना किसने किया? उसकी स्थापना की है सिकंदर लोधी ने। तो आगरा की स्थापना की। अगर लोधी वंश से एक प्रश्न आएगा तो वो यही है बस कि आगरा की स्थापना किसने की। अगला प्रश्न, ये दूसरा हो गया ना। अब देखो तीसरा प्रश्न, इसने अनाज से चुंगी हटा दी। अनाज से चुंगी खत्म की। रिड्यूस द कमोडिटी प्राइसेस,
कमोडिटी के प्राइस कैसे कम हुए? क्योंकि अनाज से चुंगी हटा दी, अनाज सस्ते हो गए, तो जनता का जीवन जो क्या है हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये एक अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने अनाज से चुंगी खत्म की? तो सिकंदर लोदी ने की। इसके बाद हम देखते हैं रिपेयर्ड कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की मरम्मत की। और किसने की थी कुतुब मीनार की मरम्मत? फिरोज शाह तुगलक ने। और इल्तुतमिश ने उसको पूरा बनवाया। और शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये प्रश्न भी एक इम्पॉर्टेंट है। बिजली गिर गई थी, ऊपर के 2 माले खिसक गए थे, जिसको इसने रिपेयर करवाया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं देखो हमारे यहाँ नापते हैं 1 गज 2 गज कपड़ा नापते ना, गांव में शहरों में भी गज से चलता है। वो गज की शुरुआत किसने की? उस गज की शुरुआत की सिकंदर लोदी ने। किस नाम से? गज ए सिकंदरी। और देखो ये होता है 39 अंगुल का। 39 अंगुल का, 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, ऐसे करते करते 39 अंगुल का क्या होता है? गज ए सिकंदरी। इसी को अकबर ने क्या किया? अकबर ने इसको कहा गज ए इलाही, और उसने उस समय इसकी माप कितनी कर दिया? 41 अंगुल। तो सिकंदर अकबर ने कुछ भी नहीं किया, इसी को लेके उसमें 2 अंगुल बढ़ा के और गज ए इलाही कर दिया था। लेकिन सबसे पहले चलाया किसने? सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी चलाया, जो कि 39 अंगुल का था, जो कि मापने के, कपड़े और इस चीज़ों को सबको नापने के क्या आएगा? काम आएगा। इससे अलावा यूपीएससी में इससे एक प्रश्न आया 2009 में। क्या प्रश्न था? कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता है? गुलरुखी नाम से कविता लिखता है। कैसे? फारसी में। तेरे बाद सफ़र में कोई मज़ा ना रहा, हर मोड़ पे सोचा कि लौट आए क्या। बढ़िया लगी ना? इसकी नहीं है, मतलब अच्छा लिखता है कुछ इसी तरीके से। तो पर्शियन में लिखता है, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता है। और ये प्रश्न 2009 में यूपीएससी में आया हुआ है, तो देख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो इससे प्रश्न क्या बन गए? निजाम शाह 1, आगरा 2, 3, 4, 5, 6 के अलावा इससे 7वां प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ना ही बनता है। आज तक यूपीएससी इतने पूछ पा रहा है, तो अब क्या प्रश्न बनेंगे? उम्मीद है सिकंदर शाह समझ में आया होगा। इसके बाद इसका बेटा है इब्राहिम लोदी, जो क्या बनता है? राजा बनता है। हमें डिस्कस क्या करना है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी के बाद हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी को सत्ता मिलती है। इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो हमें पढ़ने क्या है? हमें पढ़ना है इब्राहिम लोदी। अच्छा, इब्राहिम लोदी ने अफ़गानी जो परंपरा थी, जो कि उसके पिता ने ख़त्म की थी, उसको उसने और आगे बढ़ाया। सिकंदर लोदी ने तो दरबार के अमीरों को कभी जलील नहीं किया, केवल सिकंदर ऊपर सिंहासन पर बैठा, बाकियों को नीचे बैठने के लिए स्थान दिए। जबकि उसके पिता सबके साथ में कारपेट पे बैठते थे अफ़गानी परंपरा के हिसाब से। इब्राहिम लोदी ने ये परंपरा आगे बढ़ाई अपने पिता को फॉलो करते हुए। उसने अपने लिए एक ऊंचा सिंहासन बनाया है और अमीरों को नीचे 2 पंक्तियों में खड़े होने का आदेश दिया है। और ये इतना सख्त है कि बीच बीच में अपने ही परिवार के लोगों को जलील भी करता है, बेइज्जत भी करता है और उन्हें दरबार से भी निकाल देता है। ऐसा ही इसने किया है आलम खान लोधी के साथ में, जो कि इसके चाचा हैं, लोधी है, वंश के ही हैं। दरबार में से कहता खड़ा हो, भाग यहाँ से। बताओ अब ये व्यक्ति बदला लेगा या नहीं लेगा? भतीजा नालायक है, भतीजे को अकल तो सिखानी पड़ेगी। ठीक, ऐसे ही हम देखते हैं कि दौलत खान लोधी हैं, वो भी लोधी वंश के ही हैं और उन्हें भी इसने दरबार में बड़ा जलील किया है और दरबार से जलील करके निकाल दिया है। ठीक, अब ये दोनों लोग मिलते हैं और इब्राहिम से बदला लेने के लिए प्लान करते हैं। तो ये लोग बाबर को भारत पर, इवन इब्राहिम लोधी पर
हमला करने के लिए इनविटेशन देते हैं। तो बाबर ने भी लिखा है बाबरनामा में कि आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी ने मुझे भारत पे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया। इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम मिलता है जिसमें है राणा सांगा। अब राणा सांगा की इब्राहिम लोधी के साथ में क्या खुन्नस है वो समझ लो। इब्राहिम लोधी को भी ना मतलब फालतू की इधर से उधर करने की आदत है। अब देखो उसने क्या किया, उसने राणा सांगा पे हमला किया है। अब राणा सांगा उस समय बड़े शक्तिशाली थे। राणा सांगा के साथ में युद्ध होता है खतौली का, खतौली का युद्ध होता है, और खतौली का युद्ध होता है 1518 में। खतौली के युद्ध में राणा सांगा इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। अच्छा, अब इब्राहिम लोधी खुन्नस में आ गया, अब वो बदला लेगा। ठीक, तो एक ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया, और इब्राहिम लोधी मतलब हारने वाला किसी भी युद्ध में पहला सुल्तान हो रहा है, उसके बाद भी हरकतें ठीक नहीं है इसकी। अब देखो दोनों को जलील करके निकाल दिया है। ये लोग बाबर को भारत पे इवन इब्राहिम लोधी पे हमला करने के लिए आमंत्रण करते हैं। अच्छा, बाबर उस समय फरगाना का शासक है, फरगाना अफगानिस्तान का एरिया है, वहाँ का शासक है। उसकी ज़िंदगी में कुछ खास चल नहीं रहा है, कभी तो फरगाना मिल जाता है, कभी वो भी हाथ से निकल जाता है। इवन भारत में आने से पहले वो एक बहुत बड़ा कोई शक्तिशाली राजा नहीं था, कबीला ही छोटे छोटे कबीलों के ऊपर शासन करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसे भी लगता है नई एरिया में जाएंगे तो हो सकता है किस्मत पलट जाए, तो बहुत पावरफुल भारत में आने से पहले वो भी नहीं है। अब वो भारत में आता है किन दोनों की सलाह पे, इन दोनों की सलाह पे और इब्राहिम लोधी को युद्ध करने के लिए। अब देखो वो आता है, और अब पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध होगा। युद्ध में देखो कैसे है, इब्राहिम लोधी के पास लगभग 12.25 की सेना है। इस अगले के पास में लगभग 12 12.5 हजार घुड़सवारों की सेना है। कुछ जगह पे 25,000 बताई गई है, कुछ जगह पे 12,000 अप्रोक्स। फिर भी ये मान लेते हैं कि इसकी सेना का एक चौथाई या 5वां हिस्सा ही है उसके पास। उसके बाद भी जिगरा देख रहे हो अगले का, मरने को आ गया है। ये सेना है किसकी? इब्राहिम लोधी की। 1.25 लाख की 1.25 लाख आपके सामने लगा दिया, और ये सेनाएं छोटी सी किसकी? बाबर की। देखो युद्ध जीते जाते हैं करेज से, जिगरा से, सेना से युद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो पानीपत के युद्ध में क्या होता है। इब्राहिम लोधी आया है हाथी पे ऐसे करके, सेना के सामने खड़ा हुआ है, और इन दोनों के मध्य में लगभग 500 से 600 मीटर का डिफरेंस होता ही होता है, वरना कुछ तो लड़ाकू ऐसे होता तुरंत हमला करके ना तुरंत लड़ाई कर लेंगे वो लोग। ठीक है, ये बाबर की सेना है, ये इब्राहिम लोधी की सेना है। इब्राहिम लोधी घोड़े पे खड़ा हुआ है, बाबर यहाँ पे है। और बाबर, अच्छा बाबर ऐसा पहला सुल्तान है जो पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग करेगा या बारूद का प्रयोग करेगा। उसने एक रणनीति अपनाई है जिसे बोलते हैं तुगलनामा। अच्छा ये देखो, उसने ऐसे करके तोपें लगाई हैं अपनी सेना के सामने, और इनको एक चमड़े की बेल्ट से बांध दिया है। ठीक, और अब वो तोपों को चलाने का आदेश दे देता है। तोपें चलने लगती हैं, ऐसे गोले आते हैं, यहाँ गिरते हैं, फटते हैं। एक गोला फटता है, 4 मरते हैं, 4 उनको उठा के घर भाग देते हैं। अच्छा, इन अगलों को पता ही नहीं कि आधे घंटे तक हो क्या रहा है। ऊपर से कुछ एक आग का गोला आता है, फटता है, नीचे मरते हैं। अब बेचारे के कुछ लोग घायल हो गए, कुछ उनको उठा के घर भाग गए। इन लोगों को आधे घंटे बाद समझ में आया भाई सामने से कुछ हो रहा है। ठीक, अब ये सेना सामने की तरफ भागना शुरू कर देती है। तोपों के मुंह सामने कर दिए जाते हैं, और तोपें का चलाया जाना जारी है। ये सेना ऐसे भाग रही है, मरेगा कौन? यही लोग मरेंगे। अब यहाँ पे चमड़े की बेल्ट से बंधी हुई है, यहाँ पे बड़े बड़े भाले से लगाए हुए हैं जो ये क्रॉस करके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे लोधी की सेना में बहुत बुरी तबाही होती है। उसके बाद होता क्या है कि ये चमड़े की बेल्ट से जुड़ी हुई तोपें खोल दी जाती हैं, इनको सबको हटा दिया जाता है। ये जो सेना आराम से खड़ी हुई थी इन पे टूट पड़ती है, और इब्राहिम लोधी की बड़ी बुरी पराजय होती है। इब्राहिम लोधी अगला है हाथी पर, ठीक है, और इनकी सेना है घुड़सवारों की। ये सेना दौड़ती है और इब्राहिम लोधी को घेर लेती है, और इब्राहिम लोधी बोलते हैं नीचे आ जाओ, नीचे। इब्राहिम लोधी को नीचे उतारा जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। इस तरीके से देखते हैं कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की बहुत बुरी हार होती है, और इसी के साथ भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। तो लोधी वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है पानीपत के युद्ध के साथ ही। ठीक है, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की
पराजय होती है और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। इसी के साथ हमारी लोधी डायनेस्टी भी ख़त्म होती है। इस तरीके से हमने गुलाम वंश से लेके पहले गुलाम वंश किया, फिर खिलजी किया, फिर तुगलक किया, फिर सैयद किया, फिर लोधी किया और लोधियों के साथ में ही दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है। और अब जो शुरू होगा यहाँ से वो क्या होगा, वो है हमारा मुग़ल साम्राज्य। और इसके साथ में ही इसके सारे प्रश्नों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारे प्रश्न मार लेना है, देख लेना प्रश्न लगा के। इसके बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, इवन पीडीएफ में भी कर लोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और जितने हम प्रश्न बोर्ड पे लिख रहे हैं ना वो मोर देन सफिशिएंट है, इसके ज़्यादा सल्तनत पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।